निरर्थक। पहली हेडिंग बना लीजिएगा सार्थक। सार्थक में लिखिएगा ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उसे सार्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा सार्थक शब्द के प्रकार। सार्थक शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक को कहा जाता है एकार्थी शब्द, दूसरे को कहा जाता है द्विअर्थी नहीं अनेकार्थी, वाह। तीसरा है पर्यायवाची शब्द, और अगला है विलोम शब्द। अब देखिएगा ऐसे सभी शब्द जो रूढ़ के अंतर्गत आते हैं, रूढ़ शब्द आपको पढ़ाया गया है, जिनका एक ही अर्थ हो, उसके बाद अगर हम उनका खंड करते हैं तो उनके किसी भी खंड का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, एक शब्द है नाक, कान, आँख, गाय, चोर, और अनेकार्थी ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनके एक से अधिक अर्थ हों, उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे एक शब्द है हरि, तो इतने ध्यान से देखा नहीं, बिना तपस्या के मिल जा रहे हैं। हरि शब्द क्या है? अनेकार्थक है। जैसे हरि का एक अर्थ होता है विष्णु, दूसरा होता है बंदर, तीसरा होता है ब्रह्मा, चौथा होता है शिव, पांचवा है पानी, छठा है बादल, अगला है शेर, अगला है मेढक, अगला है सर्प। माने हरि एक ऐसा शब्द है, यूं समझ लीजिए कि जिसके 50 से अधिक अर्थ होते हैं। हरि शब्द के 50 से अधिक अर्थ हैं। ठीक इसी प्रकार से एक है सारंग, हाँ, हरि माने भी होता है शिव। हाँ। अब प्रश्न ये है पर्यायवाची का, माने ऐसे शब्द जो समान अर्थ प्रदान करते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची। जैसे आँख का नेत्र, नयन, चक्षु,
लोचन, विलोचन, लोइन, दृग, अक्षि। प्रश्न ये उठता है कि अनेकार्थी और पर्यायवाची में क्या अंतर है? हाँ, क्या बहुत विदुषी नारी हैं आप। सही सही सही, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, नहीं तो जब आपको, आइए देख लेते हैं, दोनों का भी हम वैसे ही बता देते हैं। हरि का अर्थ विष्णु होता है, विष्णु का अर्थ हरि होता है। हरि का अर्थ बंदर होता है, बंदर का अर्थ हरि होता है। हरि का अर्थ ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा का एक हरि भी होता है। हरि का अर्थ शिव है और शिव का अर्थ हरि है। हरि को पानी, पानी को हरि, हरि को बादल, बादल को हरि, हरि को शेर, शेर को हरि, हरि को मेढक, मेढक को हरि, हरि को सर्प, सर्प को हरि। जरा ध्यान से देखिएगा, आपकी ही बात है। आँख का नेत्र, नेत्र का आँख, नयन का आँख, आँख का नयन, आँख का चक्षु, चक्षु का आँख, आँख का लोचन, लोचन का आँख। तो ठीक उसी पैटर्न पर है, तो अंतर कहाँ से आया? बता, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ। सब आप ही से संबंधित है सर, और इसमें अलग अलग शब्द है, सबका एक हो जाता है, और यहाँ एक का सब एक कह रही सबका एक हो जाता है और एक का सब हो जाते हैं। ये वाली देखिए, इसको बताएंगे कैसे। ये एक दूसरे का अल्टरनेट बन सकते हैं, ये भी एक दूसरे का अल्टरनेट बन सकते हैं। अंतर क्या है कि जिस प्रकार नेत्र का पर्यायवाची हम नयन तो कह सकते हैं, लेकिन विष्णु का पर्यायवाची हम बंदर, ये अंतर है। समझ में आ गया ना? नेत्र का पर्यायवाची आप चक्षु कह सकते हैं, लेकिन विष्णु का पर्यायवाची ब्रह्मा नहीं होगा। एक्चुअल में ये अंतर है। और वहीं विलोम, उल्टा अर्थ प्रदान करने अर्थात देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे जारज का विलोम औरस होता है। जारज का मतलब क्या होता है? और औरस माने? बहुत बढ़िया। आप जो है भाषा पर कमांड बड़ा लाजवाब है भाई साहब। वक्र का विलोम ऋजु, वक्र का विलोम अज्ञ का अज्ञ, विज्ञ, जंगम का जंगम माने क्या होता है? जंगम माने क्या होता है? जंगम का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अभी इस पर बृहद चर्चा करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट से भटक जाएंगे। सार्थक की अगर हम लोग बात करें तो ये सब सार्थक के अंग के अंतर्गत आते हैं। वहीं निरर्थक की बात की जाए तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक कहलाते हैं। जैसे पानी सार्थक है लेकिन वाणी, इसी प्रकार चाय का वाय, लोटा का वोटा, परमात्मा का वर्मात्मा। परीक्षा में पूछा गया है कि निरर्थक शब्दों का निर्माण होता कैसे है, ये एग्जाम आया है। तो आप बताएंगे कि निरर्थक का निर्माण सार्थक शब्दों के प्रथम व्यंजन के स्थान पर व का इस्तेमाल करके हम निरर्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। परमात्मा में पहला वर्ण क्या था? प, उसी के जगह आपको क्या इस्तेमाल करना है? व।
तो सार्थक से निरर्थक बनाने की प्रक्रिया यही है। विकल्प में दिया था, जैसे लोग बोलते हैं पानी सानी, ये गलत है, ये निरर्थक के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है। चिमटा चिमटा उमटा, तो ये गलत है। केवल व्यंजन को बदलना है, बाकी किसी भी प्रकार का परिवर्तन कहीं से नहीं होना चाहिए, यही इसका अंतर है। तो इसको आप बना लीजिए, तो फिर हम आपको लिखा दें। इन सब की परिभाषा भी लिखाने की जरूरत है। कुछ हिस्सा आप अपनी इच्छा जाहिर करें। हाँ, अंतर इसको प्रैक्टिकली समझ लीजिए कि किसी भी शब्द के जितने भी अनेकार्थी शब्द होते हैं वो परस्पर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते, और किसी भी शब्द के जो पर्यायवाची होते हैं वो परस्पर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। वक्र माने टेढ़ा, ऋजु माने होता है सीधा, लेकिन वक्र की अपेक्षा ऋजु ज्यादा टेढ़ा लिखा गया है। बताए गए हैं 3। पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा, और तीसरा एकदम शॉर्टकट में आप समझ लीजिएगा कि जितने भी रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत। क्योंकि अभिधा की यही विशेषता है कि यदि किसी शब्द का अर्थ एक हो और सामान्य हो, जैसे शेर से शेर का, गधा से गधे का बोध होता है, एक प्रकार के जानवर का बोध होता है, तो शब्द के जिस रूप से उसके सामान्य अर्थ का बोध हो, माने जो अर्थ जनमानस में प्रचलन में है। अगर आप किसी से कहे मैंने शेर देखा, तो उसके मन में वो इमेजिनेशन हो जाएगा कि किस प्रकार का जानवर आपने देखा है। ठीक। लक्षणा क्या कहता है? जब कोई शब्द अपना सामान्य अर्थ न दे पाए, लेना भी अगर चाहें तो भी वो मना कर दे, नहीं ये गलत बात है, अच्छा ही नहीं लगेगा। जैसे हम ये कहें राम शेर है, माने वो 4 पैर वाला जानवर नहीं है। यहां शेर का आशय शेर से न लिख करके इसके अंदर की एक गुण अर्थात बहादुर, आपके ऊपर नहीं है। उदाहरण, जैसे आप सब गधे के बाप हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर द फादर ऑफ डंकी। इसका मतलब होता है यू आर फूल, माने आप बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं। तो अगर ये कहा गया कि आप गधे हैं, तो यहां गधा शब्द का वास्तविक और सामान्य अर्थ जानवर से है, लेकिन अब यहां जानवर से अर्थ लेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए यहां आशय क्या हो जाता है? मूर्ख हो जाता है। बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, इसके भी कई भेद हैं अभिधा लक्षणा व्यंजना के।
व्यंजना की बात करें, व्यंजना ऐसी शब्द शक्ति को कहा जाता है जब ये दोनों भाई साहब अपना अपना अर्थ देने में औकात में आ जाते हैं। माने जब अभिधा और लक्षणा अपना अपना अर्थ देने में असमर्थ हो जाते हैं, वहां शब्द की व्यंजना शक्ति काम करने लगती है। इसमें होता क्या है, वाक्य एक होगा लेकिन भाव कई निकलेंगे। मां ने सुबह सुबह आवाज दिया, 9 बज गए हैं। इसका मतलब बच्चों के लिए ये इंफॉर्मेशन हो गया कि तुम्हारे स्कूल जाने का समय। पति के लिए ये संदेश हो गया कि आपके ऑफिस जाने का समय। आया के लिए संदेश हो गया कि अब तक आपको सारा काम खत्म कर लेना चाहिए। मजदूर के लिए हो गया कि अब तक मुझे मजदूरी पर चले जाना चाहिए। वाक्य एक है लेकिन सब अपने अपने अनुसार उसका अर्थ क्या है ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अगला है, आज की रात बड़ी काली है, कुछ घटना होने वाली है। आज की रात बड़ी काली है एक वाक्य है, सब अपने अपने अनुसार अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा बाहर जा रहा हो, माँ ने कहा कि आज की रात बड़ी काली है, मतलब बाहर जाने लायक नहीं है। ज्योतिषी के नजर में आज की रात बड़ी काली है, इसका मतलब आज अमावस्या की रात है। वहीं चोर के लिए आज की रात बड़ी काली है, माने चोरी करने लायक बड़ा लाजवाब है। ठीक, इसी को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। एक घटना मैं आपको बताऊं, होता क्या है, एक बार एक व्यक्ति एक दुकान पर पानी पीने के लिए जाता है और नाश्ते में वो दही और जलेबी लेता है, कर्ड एंड जलेबी, और दही जलेबी खा रहा होता है। कहीं से एक कौवा आता है और उसकी दही में क्या करता है, चोंच लगा देता है। चोंच, अब कौवा अगर झूठा कर दिया है तो अब लोग उसको तो खाएंगे नहीं। कौवा बगल में साइकिल पर बैठकर मुस्कुरा रहा था कि अब तो फेंक दो, और उस खाने वाले को बहुत गुस्सा आता है। वही एक पत्थर का टुकड़ा उठाता है और कौवे की तरफ मारता है। संयोग से वो पत्थर का टुकड़ा कौवे के सिर में लगता है और वो झटपट मर जाता है। उसी दुकान पर एक कवि महोदय आए थे। कवि महोदय उस घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं, कि जो कौवा है ये दही के चक्कर में क्या किया, जान गंवा दिया। ये वहां की घटना है। स्टेटमेंट वहीं उसने दीवार पर लिख दिया। तब तक एक वहीं लेखपाल महोदय आते हैं। लेखपाल जो है कागज की हेराफेरी में सस्पेंड कर दिए जाते हैं। वो इसी वाक्य को पढ़ते हैं, कागज ही पर जान गवायो। माने कागज के चक्कर में ही मैं नपा हूं, इसे कैसे पता चल गया। वो अपने हिसाब से भाव ग्रहण कर लिए। वहीं एक मजनू आते हैं जो लैला के चक्कर में बहुत लतियाए गए हैं, और वो इसको पढ़ते हैं, कागज ही पर जान गवायो। वो सोचने लगा, यार इसको कैसे पता चला कि यार वो देखने लायक न थी न ताकने लायक, झूठे लतियाया गया हूं। इसका मतलब यह है कि वाक्य एक था, सब ज्यादा ये वाला समझ में आ गया होगा। जान, ये घरेलू है ना, ये समझ में आ ही जाता। तो जब एक ही वाक्य से समय और परिस्थिति के अनुसार लोग अपना अपना अर्थ निकाल लेते हैं, इसी शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है।
और लिखिएगा इसमें पहली पॉइंट लिखिए, शक्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। जिसमें पहली पॉइंट लिख लीजिएगा अभिधा, हेडिंग के तौर पर अभिधा। बनाना है क्या? बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, नहीं तो मैं लिखा दूं। लिखिएगा पहली पॉइंट अभिधा, हेडिंग बना लीजिएगा और अभिधा में लिखिएगा यदि किसी शब्द से उसका सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसका सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए ही लिखिएगा। यदि किसी शब्द से उसका सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए, कॉमा, वहाँ शब्द की अभिधा शक्ति होती है, वहाँ शब्द की अभिधा शक्ति होती है। यदि किसी शब्द से उसका सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ चंद्रबिंदु नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ शब्द की अभिधा शक्ति होती है। जैसे शेर और गधा, शेर कॉमा गधा। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा NOTE। सभी रूढ़ शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। सभी रूढ़ शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी हेडिंग बनाइएगा लक्षणा। जब कोई शब्द अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रदान करता है, कॉमा, वहाँ शब्द की लक्षणा शक्ति होती है। वहाँ शब्द की लक्षणा शक्ति होती है। दोनों वाक्य लिख लीजिएगा एज इट इज। राम शेर है, आप गधे हैं, दोनों वाक्य। शेर को अंडरलाइन करके बता दीजिएगा कि शेर से आशय यहाँ बहादुर से है, वहीं गधे से आशय मूर्खता से है। नोट में लिखिएगा सभी मुहावरे इसी के अंतर्गत आते हैं। सभी मुहावरे इसी के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि मुहावरों का सीधा सीधा अर्थ नहीं होता। जैसे कहा गया आंखों का तारा, माने अत्यंत प्रिय। उदाहरण के तौर पर लिख लीजिएगा हाँ जी, इसी में नोट में आंखों का तारा क्या लिखी है उर्दू? अच्छा, बहुत प्यारा। आंखों का तारा का शब्द शाब्दिक अर्थ बहुत प्यारा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा व्यंजना। व्यंजना
लिखेगा, जब अभिधा और लक्षणा, जब अभिधा और लक्षणा अपना अपना अर्थ प्रदान करने में, अपना अपना अर्थ प्रदान करने में असमर्थ हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, कॉमा, वहाँ शब्द की व्यंजना शक्ति होती है, वहाँ शब्द की व्यंजना शक्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें एक ही वाक्य से, इसमें एक ही वाक्य से स्थिति परिस्थिति के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार अनेक भाव ग्रहण कर लिए जाते हैं, अनेक भाव ग्रहण कर लिए जाते हैं। जैसे मैं अपना लिख लीजिएगा जो अच्छा लगे, तीनों लिख लीजिएगा। 9 बज गए हैं, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। कितने भेद बताए गए हैं इसके? 2। कौन कौन से हैं? विकारी, विकारी को एक और नाम दिया गया है, क्या? व्यय। दूसरा है अविकारी, अविकारी को एक और नाम दिया गया है अव्यय। ये 4 प्रकार के होते हैं और ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका प्रश्न थोड़ा सा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि संज्ञा के कितने विकारी तत्व होते हैं तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 3? कैसे?
जो हमारा पुराना एपिसोड देखे हैं वो नए एपिसोड के साथ जो है नए लोगों को प्रयास करने दिया करिए। 3 विकारी हैं, इसमें लिंग के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है, दूसरा वचन के कारण, और तीसरा कारक रूपी विकार। पहले समझ लीजिएगा इसको, बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा में आता है, लोग हल नहीं कर पाते हैं। माने कहने का मतलब किसी भी संज्ञा, अगर कोई भी संज्ञा दिया है उसको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। कोई भी संज्ञा है उसको एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है। किसी भी संज्ञा पर कारक का प्रभाव करके बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए लड़का लड़की वचन, लड़का लड़के कारक, लड़का लड़कों, ठीक है ना। लड़कों ने साइकिल रेस में भाग लिया, ये कारक का विकार हो गया। सर्वनाम के कितने विकारी होंगे? 3। वेरी इंटेलिजेंट, गलत जवाब। इसमें विकार केवल वचन और कारक का होता है, क्योंकि वह शब्द जो है वह राधा और कृष्ण दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। माने वह में वह जाता है, वह जाती है, वह में लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों स्थितियों में उसी का प्रयोग होता है। और परीक्षा में यही प्रश्न आया हुआ था कि सर्वनाम में किसके कारण विकार उत्पन्न नहीं होता? ऑप्शन ए लिंग वचन कारक, और डी दिया था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं है, मैं का बहुवचन क्या हो जाता है? हम। कारक है, मैं का हम लोग कर देते हैं मुझे या मुझको। क्रिया में कितने प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे? जाता का जाति किया जा सकता है, माने लिंग के कारण। जाता का बहुवचन के कारण जो है जाति किया जा सकता है। लेकिन कारण कारक के कारण जाता का जाताओं हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि क्रिया पर केवल 2 प्रकार का इम्पैक्ट या प्रभाव पड़ता है, और वहीं विशेषण पर लिंग का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा कन्वर्टेड इनटू अच्छी, अच्छा का अच्छी। वचन अच्छा का अच्छे, और कारक का होगा। अच्छाइयों को ग्रहण करो, बुराइयों से दूर रहो।
तो इसका मतलब ये है जिन पर लिंग वचन कारक में से किसी का प्रभाव पड़ता है उसे ही हम विकारी या व्यय शब्द कहते हैं। माने वे शब्द जो लिंग वचन कारक के कारण अपने रूप में परिवर्तन कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी। और अविकारी का मतलब जिन पर लिंग वचन कारक में से किसी का भी प्रभाव ना पड़े वो क्या हो जाएंगे? अविकारी हो जाते हैं। तो इसमें अब क्या आ जाएगा? पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, और चौथा विस्मयादि बोधक। जैसे एक शब्द है धीरे धीरे, धीरे धीरे में न तो लिंग का प्रभाव पड़ेगा, न तो वचन का, न तो कारक का। लड़का धीरे धीरे जाता है, लड़की धीरी धीरी जाती। गलत है। चाहे लड़का हो या लड़की, जाएंगे सब धीरे धीरे ही। समझ रहे हैं? देखिए कौन अटैक कर दिया, से फोन आ रहा है। जो सो और सरल देखिए, जैसे शब्द आ गया जो करेगा सो भरेगा, और जो करेंगे सो भरेंगे, और जो करेगी सो भरेगी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, डजंट मैटर, जो सो पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। और शब्द आ गया, कुछ विचाराधीन है क्या? अच्छा, अब और की बात किया जाए। राम और श्याम भाई हैं, राधा और सीता बहन हैं। चाहे राम और श्याम के बीच में आप लगाए तो भी ये और ही रहा, राधा और सीता की बात किए तब भी और ही रहा। राम, रमेश, रजनी और सभी लड़के चाहे जितने लोगों के साथ लगाएंगे और जो है अपने उसी रूप में रहेगा। आह लड़की मरी, युवा विकास कल्याण अधिकारी में आया प्रश्न है, आह क्या है? और ऑप्शन था, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से अव्यय शब्द हैं। अव्यय एक में दिया था गंगा, दूसरे में दिया था श्याम, तीसरे में दिया था दक्षिण। तो गंगा संज्ञा है और संज्ञा क्या है? विकारी है। श्याम संज्ञा है और संज्ञा विकारी होता है। दक्षिण भी संज्ञा है, किसी भी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाओं के नाम संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा, लेकिन आह लड़की मरी, आह लड़का मरा, आह में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। ज़्यादा समय हो गया ना, इतना बना लीजिए। और कल हम लोग बात करेंगे विकारी